बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सुपरटेट के विज्ञान के अगर सिलेबस के हिसाब से आपके वीडियोस को लेकर के बात करें तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। सुपरटेट साइंस नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको बाकी दो वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आई बटन पर भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा जहाँ से जा कर के आप उन वीडियोज़ को या प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे बल के बारे में। फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन को लेकर के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसके कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं, तो टाइप्स में ये सारे जो फोर्स के टाइप्स हैं इन सभी में हम बात कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये आपके सुपरटेट के पेपर में पूछा भी गया था, ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे ये आपका न्यूटन की गति के नियम। जी हाँ, तो जब हम यहाँ से बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में तो इसे जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया करके या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कुछ है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम? अगर ये देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि समझ जाइएगा कि न्यूटन की गति के नियमों के बारे में बात की जा रही है। और ये पहला नियम है जिसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहते हैं यहाँ पर कि गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रकृति ही जड़त्व कहलाती है। यहाँ पर विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रकृति जो है वो जड़त्व कहलाती है। यहाँ पर ये कौन सा नियम था? ये पहला नियम था गति का, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बात आती है दूसरे नियम को लेकर के, तो इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि F इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसे हम लोग बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण भी कह देते हैं। यहाँ पर तीसरे नियम को लेकर के, गति के तीसरे नियम को लेकर के बात की जाए तो प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली चीज़ें। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जो है वो आपको तीसरे नियम के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे आप किसी के गाल पर तेजी से अगर कंटा आप मारे, आप समझ रहे हैं, तेजी से आप तमाचा अगर मारिएगा तो आप देखिएगा जो है कि आपके हाथ में भी आपको झुनझुनाहट सी फील होगी, समझ रहे हैं। या फिर जब हम बात करते हैं कि कोई भी दीवार है उस पर अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो सामने से दीवार से पलट करके जो है वो बॉल हमारे पास वापस आती है। बिल्कुल ऐसे है कि बंदूक से निकली हुई गोली, रॉकेट का प्रक्षेपण, ये सारे जो है वो थर्ड लॉ के एग्जाम्पल में ही हमें देखने को ऐसे में मिलेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पलायन वेग का। एग्जैक्टली क्या है एस्केप वेलोसिटी, उसी के बारे में यहाँ पर अब हम बात करेंगे। क्या लिखे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितना अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई पर जाएगी। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी और फिर से वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी को हम पलायन वेग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है ना। तो आप किसी को उंगली कर रहे हैं ऐसे में, है नहीं, और अचानक से गुस्सा होकर के, है नहीं, घुमा दे एक तरीके से। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी चीज़ को ऊपर भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, आप धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाते चले गए और एक समय ऐसा आएगा कि आप इतनी तेज़ी से उसे ऊपर फेंकते हैं कि वह फिर से पृथ्वी का जो गुरुत्व क्षेत्र होता है, जो ग्रेविटेशनल एरिया है, उसको वो छोड़ करके बाहर चली जाती है। ऐसे में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम नहीं करता है और वह वस्तु पृथ्वी पर आ नहीं पाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम कर नहीं रहा है। तो ये चीज़, इसी वेग को, जिस वेग से उस वस्तु को हम फेंकेंगे कि वह फिर से पृथ्वी की सतह पर वापस ना आए, उसे हम लोग पलायन वेग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान निम्न सूत्र से निकालते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, अगर हमको एस्केप वेलोसिटी, इसे हम VE से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये बराबर है आपका 2G स्मॉल g कैपिटल G और फिर E करके लिखा हुआ है। यहाँ पर इन सभी का क्या मतलब है वो भी यहाँ पर बताया गया है। VE फॉर एस्केप वेलोसिटी, जिसे हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। G फॉर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन करके होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। RE क्या है, वो है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कितना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब आपसे एस्केप वेलोसिटी अगर ऐसे में पूछता है तो RE की वैल्यू है, G की वैल्यू ऐसे में दी हुई है, और यहाँ से जब एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सीधा सीधा आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग की वैल्यू कितनी होती है। किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, बात आती है कि इसका मतलब है क्या।
किसी भी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर के वेग से अगर हम पृथ्वी के ऊपर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और फिर से पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आती है। तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसे आप रट लो, याद कर लो ऐसे में कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए पलायन वेग की बात हो गई। यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिर अब हमारा एक और राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है, भौतिक राशि कार्य करके लिखा है, वर्क। एग्जैक्टली क्या है कार्य? तो ये कहते हैं बल, और बल की दिशा में जितना भी विस्थापन होता है, किसी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं तो बल लगाएंगे तो सीधा सा है कि बल की दिशा में कुछ विस्थापन भी होगा। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसे ही हम लोग कार्य कह देते हैं। यदि बल और विस्थापन एस के मध्य कोण कोई अगर थीटा है, कोई भी कोण बन रहा है, इन्होंने कहा मान लीजिए कि जो बल हम लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी थी, यहाँ पर वस्तु रखी थी, इस पर हम बल लगा रहे हैं। मान लीजिए इस वस्तु और इसके बीच में कोई भी एक कोण बन रहा है, अगर उस कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो W इज इक्वल टू एक फॉर्मूला जो निकल करके आएगा वो होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और कॉस थीटा उस कोण की वैल्यू है। ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। अब दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से, अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो तरीके से। एक तो आपका W इज इक्वल टू आप क्या लिख देते हो, F इंटू डी भी लिख देते हो, या कहीं कहीं अगर F इंटू एस भी लिखा हुआ है तो ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब क्या है, आपका फोर्स दे दिया, विस्थापन दे दिया, बोला कार्य क्या है, या फिर ये दे दिया, फोर्स दे दिया, कार्य दे दिया, बोला विस्थापन निकालिए। वहीं कहीं कहीं वो ये कहते हैं कि फोर्स इतना लग रहा है, विस्थापन इतना है, और जो विस्थापन हुआ है वो आपका 30 डिग्री के कोण पर हुआ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 30 हो जाएगी। ऐसे में आपको जो आपका एक टेबल है ऐसे में फाइंड आउट करने का, वहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक करके आपने पढ़ा होगा, है ना, साइन कॉस टैन कॉट, तो वो सारे वैल्यूज़ भी आपको ऐसे में पता होने चाहिए, लेकिन किसके? कॉस के अगर याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट में। फिर क्या है, इसमें स्पेशल कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 होगा और कार्य W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा। सीधा सा है कि कॉस थीटा अगर शून्य है तो कॉस शून्य की वैल्यू जो है वो 1 होती है, साइन 0 ऐसे में होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब थीटा 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 को अगर एफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस ही तो आएगा, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा यदि विपरीत दिशा में हो, सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा 0 होगा, अगर विपरीत दिशा होगा तो वहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 180 डिग्री जो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस में 1 होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जब -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस -1, तो ये माइनस एफ एस करके आएगा, यानी कि कार्य जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, जिसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से यहाँ तक समझे होंगे। फिर क्या कहते हैं, एक और कंडीशन इन्होंने ले ली, कहते हैं यदि एफ एस जो है लंबवत है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये बात याद रखिएगा कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। देखिए जो टेबल होता है आपका, जब टेबल का होगा तो हम आपको बता देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो आपकी कॉस 90 में ऐसे में देखने को मिलेगी। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी जस्ट अपोजिट चलता है, साइन का कॉस उल्टा होता है आपका, ठीक है, टैन का आप कॉट करके बोल देते हो, सेक का कॉसेक करके बोल देते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर जब कॉस 90 की बात करते हैं वैल्यू उसकी 0 होगी, और जब वो उसकी वैल्यू 0 होगी तो एफ इंटू एस इंटू 0 क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू 0, यानी कि जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? देखिए अब ये क्या है, एक बल लगा रहे हैं, बल की दिशा में विस्थापन है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है इन्होंने बताया हुआ चूंकि 90 डिग्री यही बनेगा ना, तो विस्थापन तो किसी प्रकार का है ही नहीं, 90 हुआ, 90 में कार्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर W इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है, ये न्यूनट नहीं है, न्यूटन है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर न्यूटन मीटर भी देखिए, चूँकि आपको पता है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मीटर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो कार्य का मात्रक जो है वो क्या निकल करके आ जाएगा? न्यूटन मीटर, या कार्य को हम जूल भी कहते हैं सीधा सीधा। तो ये मात्रक कैसे निकाला है वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। यदि बल
डाइन में है और दूरी सेंटीमीटर में है तो कार्य सीजीएस, तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो है वो क्या होता है, अर्ग होता है। और जो 1 जूल होता है वो किसके बराबर है, 10⁷ अर्ग के, 10⁷ अर्ग। ये सारी जो रिलेशंस हैं ये आप एक एक चीज़ें, यहाँ पर वही बुद्धिमान है जो एक एक चीज़ों को लिखता चलेगा, एक एक चीज़ों को आपके एक एक चीज़ों के नोट्स बनाता चलेगा। नए हैं तो चैनल पर बने रहें, औरों को भी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। पूरा विज्ञान हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, उससे भी ज़रूर जुड़े रहें, वहाँ पर मैं तो पूरा अपडेट्स में दे दिया करता हूँ। ठीक है, ओके। तो भाई कार्य के मात्रक कौन कौन से आपको देखने को मिले, सीजीएस में आपने अर्ग बोल दिया, आपने ऐसे में जूल बोल दिया, न्यूटन मीटर करके बोल दिया, तो ये सारे क्या हैं, ये कार्य के ही मात्रक है, इसे आप ऐसे में ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पर हम राशि की बात कर लेते हैं, ऊर्जा करके लिखा हुआ है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वो ऊर्जा कहलाती है। इन्होंने बताया हुआ है, इसे हम लोग जूल करके लिखा है एसआई यूनिट में, किलोवाट घंटा में भी मापते हैं, और यह एक अदिश राशि है। अब जब ऊर्जा की बात आ ही गई है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा है, सीधा सा है। आप काम तभी कर पाएंगे जब आप में ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। तो ऐसे में बात आती है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज मतलब गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिति के कारण हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये कहते हैं कि गति के कारण जो लगने वाली ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। आगे क्या कह रहे हैं कि वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के चाल के साथ बढ़ती है। चूंकि इन्होंने गति के कारण बोला हुआ है, तो जो गति होगी, चाल होगी, तो उसके साथ बढ़ेगी। ऐसे में यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v गति से गतिशील हो तो उसकी गतिज ऊर्जा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका के ई मतलब ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू हाफ mv²। ये चीज़ याद रखिएगा। m क्या है, मास बोला हुआ है इन्होंने कि वो द्रव्यमान है, v गति है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। ठीक है, फिर बात आती है स्थितिज ऊर्जा की, इंग्लिश में से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। तो वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा जो है वो संचित हो जाती है। कार्य के कारण ध्यान रखिएगा, यह स्थिति भी बोल सकते हो। ये क्या है आपका, स्थितिज है, पोटेंशियल है, तो पोजीशन से रिलेटेड है। जैसे घड़ी में चाबी भरना, अब सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि घड़ी में चाबी भरना, ये चीज़ आखिर किस ऊर्जा को ऐसे में दिखा रही होगी, दर्शा रही होगी। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो या अवस्थित हो, तो ऐसे में यहाँ पर मान लीजिए, और ऐसे में गुरुत्वीय त्वरण अगर g है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होता है mg h हाइट है, गुरुत्वीय त्वरण है, m उसका मास है। ये फार्मूला इसका हो गया। तो दोनों फार्मूलों को आप बहुत अच्छे से, फार्मूले जो भी हैं उन्हें याद रखिएगा कि आपका जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ mv² होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका mgh होता है। बात आती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि गतिमान रेलगाड़ी, वायु का बहना, खींची हुई रबर, खींचा हुआ तीर कमान, बहता पानी, ये सभी के सभी यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इन्हीं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का परिमाण, इन्हीं का सम, इन्हीं का टोटल। देखिएगा हाफ mv² प्लस mgh करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। और ये उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, ये उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। बात आती है यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भोजन के शरीर को एनर्जी मिलती है, भोजन से शरीर को एनर्जी मिलती है। सीधा सा है कि आप भोजन करते हैं तो उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा है तो ऐसे में हम कार्य करेंगे। कार्य क्या है, बलगुड़ी विस्थापन है। तो भोजन जो है, इन्होंने बताया रासायनिक अभिक्रिया, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में हो रहा होता है। ये कहते हैं कि रासायनिक क्रिया के पश्चात ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा हमारे कार्य में सहायता करती है। केमिकल प्रोसेस होगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी, तो वही एनर्जी हेल्पफुल होती है काम के लिए, क्योंकि कार्य क्या है आपका, कैपेसिटी टू डू अ वर्क। आप समझ रहे कि नहीं। तो इन्होंने फिर क्या बोला, इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। C6H12O6 करके आपका बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गए और वो चीज़ें आपको देखने को मिली। तो रासायनिक ऊर्जा के बाद फिर इन्होंने बोला हुआ है भाप इंजन, पेट्रोल की बात की है, डीजल इंजन की बात की है।
में प्रयुक्त ईंधन क्रमशः कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को भी बहुत अच्छे से आपको याद रखने की ज़रूरत है। माचिस की तीली जलाने से रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होती है। क्या है? माचिस की तीली जलाने से जो रासायनिक ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में। भाई वो रसायन ही तो होता है, जो आप फॉस्फोरस यूज़ करते हो उसमें, आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जब रगड़ ऐसे में देखने को मिलती है तो आपको लाइट देखने को मिलेगी, और लाइट है तो उसी को प्रकाश ऊर्जा बोल दिया इन्होंने। ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी की बात कर लेते हैं। पानी के उबलने से भाप बनती है, भाप ढक्कन को धक्का देती हुई बाहर निकलती है जिससे ढक्कन गति करने लगता है। ऐसा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ही हमें देखने को मिलता है। तो ये बात जो है किसकी हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा की हो गई। फिर बात आती है यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा दिया हुआ है। मैग्नेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि चुंबक लेकर के आप जाइए तो एक तो रिपल्स करेगा, एक तो एक प्रतिकर्षण की और एक आकर्षण की बात। ठीक है, चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में ऊर्जा पाई जाती है, उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। तो उसी चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी के कारण किसी चुंबक में जो एनर्जी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय ऊर्जा बोलेंगे। रटिए नहीं, एक एक चीज़ों को समझिए कि चुंबकीय ऊर्जा क्या है, चुंबकीय ऊर्जा क्या है। तो किसी भी चुंबक में चुंबकत्व का जो गुण होता है उसके कारण जो ऊर्जा होगी वो चुंबकीय ऊर्जा होगी। प्रकाश ऊर्जा की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लाइट एनर्जी क्या है? तो लाइट एनर्जी में जो है ऐसे में आप सूर्य को देखिए, प्रकाश, लालटेन प्रकाश, टॉर्च की बात कर लें, यहाँ पर विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सभी के सभी जो है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में या सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। ये बात उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ से एक सवाल आपका जो है वो फिक्स होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसे जो भी करो ऐसे में NCF 2005 वो मना करता है आपका 1 to 5 6 to 8 को रटंत प्रणाली या रोट लर्निंग के लिए या ना करने के लिए। ठीक है, आपको नहीं मना करता तो आप इसे रट डालिए पूरी तरीके से। सौर सेल बोला हुआ है, ये सौर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। आप देखेंगे मोमबत्ती जल रही होती है तो लाइट भी होती है और आप उसके नज़दीक जाएंगे तो आपको ऊष्मा भी मिलेगी। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत सेल की बात की जाए तो रासायनिक से विद्युत में। बल्ब है, हीटर है, ट्यूबलाइट है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में इनका परिवर्तन हो रहा होता है। इंजन की बात करें ऐसे में तो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में इन्होंने बात बताई हुई है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी राशि है, मान लीजिए बल है, उसकी जो परिभाषा है, परिभाषा से आप सूत्र निकालेंगे। मैं क्या कहता हूँ, सूत्र से आप यूनिट निकालेंगे, यूनिट से विमा निकलती है। ठीक है, आप जैसे MLT -2 MLT ये सब आपने पढ़ा होगा, विमाएँ वगैरह जो साइंस से रहे होंगे, तो 11th और 12th में था ये जो है। ठीक है, तो राशि की परिभाषा जैसे मैंने आपसे बोला कि फोर्स क्या है, मैंने कहा कोई भी या फिर WEC को ले लो आप। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो बल है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कोई भी वस्तु है, बल गुणे की बल की दिशा में जो भी विस्थापन होता है उसे हम कार्य कह देते हैं। तो बल F होता है, विस्थापन ये हो गया। यानी इस परिभाषा से ये सूत्र मिला, इस सूत्र से हम न्यूटन मीटर इसका क्या निकाल लेंगे, ऐसे में यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट से ही हमें जो है वो विमा देखने को मिलते हैं। विमा आपके में है नहीं तो उसे जानने की ऐसे में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। विमाएँ क्या होती है, विमा कैसे निकालते हैं, वो भी हम आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इस वीडियो पे हम यहीं पर रुकेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो चौथा ऐसे में हमारा सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे शक्ति के बारे में कि पावर एग्जैक्टली क्या होती है। कोई सवाल है, कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक और वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का।